गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, कि किस सिस्टम से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, किस तरह से इलेक्शंस होते हैं। तो उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी इलेक्शंस के रिगार्डिंग। कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बनाया जाता है, कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो होती है कि एक चुनाव का एरिया बनाया जाता है। ठीक है, तो चुनाव का एक एरिया बनाया जाता है जहाँ पर कि लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिजर्व किया जाता है। रिजर्व किसके लिए किया जाता है? एससी और एसटी के लिए। और लोकल इलेक्शंस में जनरली जो वीमेंस होती हैं उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की जाती हैं। थर्ड हमने पढ़ा था वोटर लिस्ट, कि वोटर लिस्ट बनाई जाती है, कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बनने के बाद वोटर लिस्ट बनाई जाती है। और वोटर लिस्ट जो होती है वो हर 5 साल में अपडेट की जाती है, रिवाइज की जाती है, ताकि नए नाम को ऐड किया जा सके और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन लोगों का नाम उससे डिलीट किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कि जो कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है। कैंडिडेट का नॉमिनेशन का मतलब कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अपना नाम फॉर्म भरना पड़ता है, अपने नाम को उसमें नॉमिनेट कराना होता है। देखिए, वी नोटेड अबाउट दैट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस। कि देखो, हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों के पास चॉइस होती है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी कैंडिडेट को चुन सकता है। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। और ये तभी पॉसिबल है कि भाई जब सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, और यही हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections। कि जो भी एक वोटर है, जिसकी भी वोट बनी हुई है, उसे ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ थोड़ा सा एक एलिजिबिलिटी हो रहा है, क्वालिफिकेशन हो रहा है। कि द ओनली डिफरेंस, कि इसमें क्या डिफरेंस है, कि एक कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25, कि 25 ईयर्स का आदमी ही चुनाव लड़ सकता है, जबकि वोटिंग का अधिकार जो है वो 18 ईयर्स के व्यक्ति को होता है। तो आपको अगर चुनाव लड़ना, यू वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो आपकी एज मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस, और क्रिमिनल्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता। बट दीज अप्लाई इन वेरियस एक्सट्रीम केसेस। लेकिन जो क्रिमिनल को केवल जो कुछ बड़े केसेस में जो इन्वॉल्व होती हैं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पार्टीज होती हैं अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं और उन्हें अपनी पार्टी का सिंबल और सपोर्ट देती हैं। कि कोई बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहा है उसे बीजेपी का जो सिंबल है वो उसे प्रोवाइड किया जाएगा और उसे सपोर्ट किया जाएगा। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, और जो नॉमिनेशन होता है टिकट बोला जाता है कि उस आदमी को टिकट दे दी है पार्टी ने। एवरी पर्सन हु विशेज टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म, और जो भी चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा, यानी कि उसे एक फॉर्म भरना होगा और उसमें अपनी एक तो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कितना पैसा है, क्या काम करते हो, ये सारी चीज़ें। दूसरा, एक सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी, उसे कुछ पैसे जमा कराने होते हैं। रिसेंटली ए न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया जिसमें कि ये कहा है कि आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें कि आपको अपनी सारी लीगल डायरेक्शन डिक्लेरेशन देने होंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें। देखो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि एक तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, कोई पेंडिंग तो नहीं पड़ा है। दूसरा, आपके पास कितना पैसा है, क्या आपके पास प्रॉपर्टी है, उस सारी डिटेल देनी होती है, अपनी भी और फैमिली की भी। तीसरा, इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी पड़ती है। हालांकि कोई एजुकेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और इसको पब्लिकली किया जाता है कि कोई भी अगर देखना चाहे किसी भी कैंडिडेट की भाई क्या प्रॉपर्टी है तो आप देख सकते हो। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो वोटर्स को ये अधिकार हो जाता है भाई वो उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ कर देखे भाई क्या उसका रिकॉर्ड है, क्या पैसा है, कितना नहीं है, तो उसके बेस पर वो उसको चुनाव में वोट दे सकता है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई नहीं है अभी तक। जो एमएलए और एमपी होते हैं इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इलेक्शन कैंपेन, कि आपने अपना फॉर्म भर दिया, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, फिर आपको कैंपेन करना होता है। कैंपेन का मतलब कि आपको प्रचार करना होता है। आपने देखा भी होगा, आते रहते हैं लीडर्स वगैरह इलेक्शंस के समय। तो इलेक्शन कैंपेन,
द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, कि इलेक्शंस का मेन पर्पज क्या है कि वो अपने लीडर्स को चुन सके। द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट को चुन सके, उनकी पॉलिसीज को प्रेफर कर सके। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ ए बेटर रिप्रेजेंटेटिव। अब ये अधिकार है कि भाई आपको, कि आप ये देखें, डिबेट हो, ठीक है, डिस्कशन हो कि भाई कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। तो जो लीडर्स आते हैं, पॉलिसीज़ बताते हैं, अपनी अपनी जो भी आइडियाज़ हैं उनको बताते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, और ये सारी चीज़ें कब होती हैं? इलेक्शन कैंपेन के समय। इन आवर कंट्री सच कैंपेन टुक प्लेस फॉर ए 2 वीक पीरियड, और हमारे यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते का समय उनको मिलता है इलेक्शंस से पहले कि भाई वो अपना प्रचार कर सके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, तो जो लीडर्स होते हैं, कैंडिडेट्स, यानी कि वो अपने वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, उनके रिगार्डिंग इलेक्शन मीटिंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर्स को बुलाती है, मीन्स अलग अलग तरीके से लोगों को अपनी तरफ शामिल करने का तरीका यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शंस रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और उस समय आप देख लो, न्यूज़ चैनल्स देख लो या न्यूज़पेपर्स देख लो, सभी में इलेक्शंस के रिगार्डिंग होता है। बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ इलेक्शंस के रिगार्डिंग उसमें सारी डिटेल्स आती है। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस 2 वीक्स ओनली। केवल ये कोई ये नहीं कि 2 वीक्स के लिए ये लिमिटेशन होती है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। तो पार्टीज़ कई महीने पहले ही, मीन्स जैसे कि सपोज करो अभी 2020 चल रहा है और 2021 में सपोज करो इलेक्शंस होने, तो पार्टीज़ अभी से ही इलेक्शंस के प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है कि भाई लोगों को अपनी तरफ शामिल करना, अलग अलग तरीके से उनको, तो पार्टीज़ पहले से इसके रिगार्डिंग काम करना शुरू कर देती है। और देखिए, जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो अलग अलग तरह के स्लोगन्स दिए जाते हैं कि भाई पार्टी को किस तरह से जिताया जाए, अपनी पार्टी को। तो इलेक्शंस के दौरान क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पब्लिक की अटेंशन को अपनी तरफ लाना चाहते हैं और मेजर इश्यूज़ पर, जिससे कि दूसरी पार्टी का अपोज किया जा सके और अपनी एक तारीफ़ की जा सके। तो और वो अलग अलग तरह के स्लोगन्स दिए जाते हैं। देखो, ऐसे ही कुछ स्लोगन्स हमारे यहाँ दिए हुए हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ड्यूरिंग इलेक्शंस यूज़ किए थे। देखिए, इसमें एक दिखा रखा है, गरीबी हटाओ। एक स्लोगन दिया था, 1971 के इलेक्शंस हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी। तो इंदिरा गांधी ने उस समय गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था और ये नारा उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसी वजह से जो इंदिरा गांधी थी वो बड़े स्केल पर चुनाव जीती थी। इसी तरह से 1977 में जनता पार्टी थी एक, उसने एक सिंबल दिया, सेव डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को बचाओ, क्योंकि उस समय जनरली जो इंदिरा थी वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रही थी। तो उन्होंने सेव डेमोक्रेसी के नाम से एक स्लोगन दिया 77 में। इसके अलावा एक लैंड टू द टिलर, वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में 77 में एक ये स्लोगन दिया गया था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, कि तेलुगु लोगों को बचाने के लिए एनटी रामाराव जो थे, एक लीडर थे, उनकी पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने ये वो दिया था, एक स्लोगन दिया था। तो पार्टीज जो होती है, जो वोटर्स होते हैं उनको अपनी तरफ शामिल करने के लिए अलग अलग तरह के वादे करते हैं, अलग अलग तरह के स्लोगन देती हैं। ये सभी इसलिए होता है ताकि लोगों को अपनी तरफ शामिल किया जा सके। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन। तो डेमोक्रेसी में यही एक होता है कि सभी पार्टीज़ को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो किसी भी तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, लेकिन उसमें किसी भी गलत तरीक़ों का वो यूज़ ना करें। ठीक है, तो उनकी कैंपेन को जनरली रेगुलेट किया जाता है कि कहीं वो कोई गलत तरीके तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोई पैसे वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई मसल पावर का यूज़ नहीं कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कोई पार्टी या कैंडिडेट नहीं कर सकता। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, लोगों को पैसा देना या उनको डरा धमका नहीं सकता। अपील टू द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के बेस पर उनसे वोट नहीं मांग सकता। इसके अलावा बात करें यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं सकता, यानी कि गवर्नमेंट के व्हीकल्स वगैरह को यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शंस के समय। और स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा इलेक्शंस में 25 लाख, हालांकि अभी ये बढ़ चुका है, लगभग 50 लाख के आसपास है, और स्टेट इलेक्शंस में ये 10 लाख का है। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अगर ये गलत तरीक़ों का यूज़ करते हैं, जो हमने पढ़े हैं इन तरीक़ों का यूज़ करते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें
कि जो क्या वो है डिक्लेयर हुआ है, उन्होंने जो भी चुनाव में जीते हैं उसको कैंसिल कर सकता है, यानी कि उसकी जगह दोबारा इलेक्शंस करा सकता है। और इन एडिशन टू लॉज, कि देखो ये कानून तो है ऊपर, इनके अलावा और भी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता, हिंदी में आचार संहिता बोला जाता है, जिसे कि उन्हें फॉलो करना पड़ता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन पर्पज, कि चुनाव का प्रचार करने के लिए किसी भी जो धार्मिक स्थल है उसको यूज़ नहीं कर सकता। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, ना वो गवर्नमेंट के व्हीकल्स को, एयरक्राफ्ट या जो ऑफिसर्स हैं उनको इलेक्शंस के लिए यूज़ कर सकता। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, और जैसे ही एक बार इलेक्शंस अनाउंस हुए, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टॉप ऑन एनी प्रोजेक्ट, तो कोई भी नया काम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार डेट फिक्स हो गई, इलेक्शंस होंगे, तो उसके बाद कोई भी नया काम शुरू नहीं कर सकते, ना ही कोई बड़ा डिसीजंस ले सकते हैं बड़ी पॉलिसीज पे। हाँ, बस वही काम चलते रहेंगे जो पहले से कंटिन्यू चल रहे आ रहे हैं, उनको करते रहेंगे, नया काम कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है कि जो नॉमिनेट करते हैं वो उनमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और दूसरा उसमें आपको ये था कि इलेक्शन कैंपेन में क्या क्या चीज़ें लीडर्स करते हैं। ओके, ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो इलेक्शंस हो पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है आपका पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। कि देखिए कैंपेन हो गई, डेट आ गई चुनाव की, अब चुनाव की डेट आने के बाद क्या होगा, चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद फिर उनकी काउंटिंग होती है। देखिए द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। अब इसकी फाइनल स्टेज क्या होती है, फाइनल स्टेज ये है कि लोग अपनी वोट डालते हैं, ठीक है। दिस डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और इसको इलेक्शन डे के नाम से जाना जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ इन द वोटर लिस्ट कैन गो टू ए नियर बाय पोलिंग बूथ। जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है उसके आसपास कोई पोलिंग बूथ होगा, पोलिंग बूथ जहाँ पर वोट डाले जाते हैं, वहाँ पर जाकर कोई वो जनरली स्कूल्स हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी वोट को कास्ट कर कर आते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, और एक बार जब वो वोटर बूथ के अंदर चला जाता है, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिटी हर पुट ए मार्क ऑन हर फिंगर, उसकी फिंगर में एक निशान लगाते हैं और उसे अपनी वोट कास्ट करने को अलाउ करते हैं कि वो अपनी वोट को दे। देखो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके नाम पर टिक लगाया जाता है, जो आ रहा है उनके पास वोटर लिस्ट होती है और 2-3 लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग, वो सभी उस पर टिक लगाते हैं ताकि वो व्यक्ति दोबारा से वोट देने ना आ सके। ओके, एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। और देखो जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े उन सभी का एक एजेंट वहाँ पर बैठा होता है, कि भाई वो इसलिए बैठा होता है ताकि कोई धांधलेबाजी ना हो, उसमें कोई गलत तरीकों का यूज़ ना हो, ताकि जो इलेक्शंस हो वो पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक वे में हो। Earlier, the voters used to indicate whom they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper। कि पहले क्या होता था कि एक बैलेट पेपर होता था, उसके नाम के आगे स्टैंप लगाई जाती थी, भाई आप जिसको वोट दे रहे हैं उसके आगे एक स्टैंप लगाई जाती थी। अब देखो बैलेट पेपर एक पेपर की एक शीट होती है जिस पर कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं उनका नाम होता है, उनके साथ उनकी पार्टी का नाम होता है और उनके सिम्बल्स होते हैं, ये 3 चीज़ें, ठीक है। एक तो कैंडिडेट का नाम, दूसरा उसकी पार्टी का नाम, तीसरा उसका सिंबल जो होता है, और उसके सामने आगे स्पेस होता है जहाँ पर आपको स्टैंप मारनी होती है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल ईवीएम्स को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को, जिसमें कि वोट्स रिकॉर्ड हो जाती हैं। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड पार्टी सिंबल। मशीनों पर पार्टी सिंबल और कैंडिडेट का नाम होता है, और उसके सामने जो बटन लगा हुआ है, आप उस बटन को प्रेस कीजिए और आपको अपनी वोट डाल दी जाएगी। वंस द पोलिंग इज़ ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड। और एक बार जब इलेक्शंस खत्म हो गए शाम को, उसके बाद ईवीएम मशीन जो होती है उनको सील कर दिया जाता है और उन्हें एक सिक्योर प्लेस पर ले दिया जाता है, यानी सिक्योर प्लेस जनरली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ले जाया जाता है। और कुछ दिनों के बाद एक फिक्स डेट की, देखिए जब इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर होती है तो वो सारी चीज़ें डेट डिक्लेयर होती है, इस दिन इलेक्शंस होंगे, इस दिन रिजल्ट वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर, सारी चीज़ें होती हैं। ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर ओपनड, कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी जो भी ईवीएम्स होती हैं उनको खोला जाता है और उनकी वोट्स को काउंट किया जाता है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट देयर। और हर कैंडिडेट के एजेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये देखते हैं कि भाई काउंटिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड।
और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। इन ए जनरल इलेक्शंस यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम। देखो जनरली जनरल इलेक्शन में क्या होता है, एक साथ सभी की काउंटिंग होती है, हर एरिया में अलग अलग वो होते हैं, प्लेसेस होते हैं, और वहाँ पर एक साथ ही काउंटिंग स्टार्ट होती है सेम डे पर। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो और न्यूज़पेपर्स और उनकी रिपोर्ट आती रहती है, आप देखते रहते हैं कि उसमें वो बताते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीत चुकी हैं अभी तक, कौन आगे चल रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि एक इलेक्शन का जो हमारे यहाँ पर सिस्टम है, ये चीज़ें होती हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर चुनाव होता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।